वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 5 का पार्ट ए स्टडी किया था, जो कि है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ आरटॉस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यूनिट 5 का जो बी पार्ट है, दैट इज़ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, तो वो हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो टुडे वी स्टार्ट विद द बी पार्ट ऑफ 5th यूनिट, दैट इज़ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो सबसे पहले हम जो क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का कि हमें क्या क्या इसमें स्टडी करना है। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम का, वो हमें एज अ इंट्रोडक्शन यहाँ पे स्टडी करना है। तो उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको इन शॉर्ट आईडी कहते हैं। ठीक है, तो उसका हमें डिटेल स्टडी करना है आईडी का, जो कि केल माइक्रोविजन जो सॉफ्टवेयर है, जो कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो एम्बेडेड सिस्टम के प्रोग्रामिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें लिंकर, डिबगर, कंपाइलर, एडिटर, ठीक है, तो ये सब अवेलेबल है विद द सिमुलेटर। तो उसके जो स्टेप्स है एक्चुअली वो हमें डिटेल में स्टडी करना है इस सेक्शन में। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइल जनरेटेड ऑन क्रॉस कंपाइलेशन। तो जो क्रॉस कंपाइलेशन प्रोसेस होगा उसमें जो अलग अलग फाइल्स जनरेट होते हैं, ठीक है, तो उसका हमें डिटेल स्टडी करना है। देन उसके बाद डिसअसेंबलर या डीकम्पाइलर कॉन्सेप्ट को डिटेल स्टडी करना है हमें। ठीक है, देन सिमुलेटर क्या होता है, ठीक है, तो सिमुलेटर जो है वो केल माइक्रोविजन में इनबिल्ट है। ठीक है, तो सिमुलेशन किस तरह से होता है एम्बेडेड प्रोग्राम का, वो हमें इस टॉपिक के अंदर डिटेल स्टडी करना है। उसके बाद इमुलेटर एंड डिबगिंग। इमुलेटर एक हार्डवेयर है, ठीक है, फॉर टेस्टिंग पर्पज़ वी यूज़ द इमुलेटर। ठीक है, तो इमुलेटर एंड डिबगिंग का हमें डिटेल स्टडी करना है। एंड देन एम्बेडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, स्टार्ट टू एंड, तो वो हमें एम्बेडेड प्रोडक्ट का इसमें डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू द एम्बेडेड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, डिफरेंट फेजेस ऑफ एम्बेडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो इसमें जो लाइफ साइकिल में अलग अलग फेजेस होंगे उसका हमें डिटेल स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर। देन ट्रेंड्स इन द एम्बेडेड इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो अभी करंट ट्रेंड्स जो एम्बेडेड इंडस्ट्री में फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें डिटेल स्टडी करना है अलग अलग क्राइटेरिया वाइज। तो प्रोसेसर ट्रेंड, एम्बेडेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रेंड्स, देन डेवलपमेंट लैंग्वेजेस यूज फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो अभी हम सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, बट ओनली सी लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग नहीं होता है, और भी जो अलग अलग लैंग्वेजेस है, ठीक है, तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स और प्रोग्रामिंग। देन ओपन स्टैंडर्ड एंड फ्रेमवर्क्स फॉर द दिस एम्बेडेड सिस्टम, एंड लास्ट वन इज़ द बॉटलनेक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे टॉपिक्स हमें डिटेल स्टडी करने हैं डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पार्ट बी में ऑफ यूनिट 5। देन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट of embedded system. So in embedded system, like any other product development, needs to go through the several steps of development before it is finally ready to be used. तो जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, तो उसको अलग अलग स्टेप्स पे यहाँ पे प्रोसेस होना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग स्टेप से प्रोसेसिंग के या डेवलपमेंट के बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी टू बी यूज बाय द कस्टमर और द यूज़र। ठीक है, सो एम्बेडेड सिस्टम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट वन इज़ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो भी रिक्वायरमेंट्स है रिगार्डिंग द एम्बेडेड सिस्टम प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, ठीक है, सो दैट शुड बी अ नोन। देन आफ्टर दैट एनालिसिस ऑफ द टास्क, सिस्टम डिज़ाइन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन। ठीक है, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम ने हमने देखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर पार्ट, एंड different mechanical devices are used, so that is a combination in the embedded system. So next is the hardware firmware integration for testing purpose and the implementation of this hardware component. ठीक है, so these are the different the product development key components. Software appropriate hardware components are selected and embedded hardware is designed and developed, then the firmware is designed. ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे हमें एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए,
ठीक है। तो उसके डिज़ाइनिंग के बाद एंड द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो कोड हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट हार्डवेयर कंपोनेंट। तो उसके बाद हमें यहाँ पे फर्मवेयर डिज़ाइन करना ज़रूरी है। फर्मवेयर मीन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन ऑर्डर टू प्रोग्राम द एम्बेडेड सिस्टम अ प्रोग्राम इज़ डेवलप। सो अ प्रोग्राम इज जनरली डेवलप इन असेंबली लैंग्वेज। तो प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हम यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करेंगे या हायर लेवल लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं लाइक सी। सो असेंबली प्रोग्राम्स आर आइदर डेवलप बाय यूजिंग द हैंड असेंबली वेयर हेक्साडेसिमल कोड फॉर म्यूमोनिक इज मैन्युअली लुकअप एंड फेड टू द माइक्रोकंट्रोलर। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में हम डायरेक्टली हेक्साडेसिमल जो कोड है वो एज अ म्यूमोनिक्स मीन्स यहाँ पे ऑपरेंड का वर्क करेगा, ठीक है। सो डायरेक्टली गिवन टू द माइक्रोकंट्रोलर और दे आर डेवलप बाय यूजिंग द assembler where hex code is automatically fetched from the mnemonic. And in case of higher level programming language, on other hand, requires the IDE means integrated development environment tools for development of program, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल कोड हम डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं माइक्रोकंट्रोलर में, ठीक है। एंड जो सेकंड क्राइटेरिया दैट इज़ हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, for the development purpose, then in that case IDE is required, that is integrated development environment tool is required like a KL Microvision, so for development of the program. So that is the design and development introduction of a embedded system. Then the next topic of syllabus is the embedded system development environment, in short it is known as a IDE, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंडर हमें IDE का डिटेल स्टडी करना है, मीन्स जो स्टेप्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर अ एम्बेडेड प्रोडक्ट, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। सो द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट कंप्यूटर और द होस्ट कंप्यूटर। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हमें यहाँ पे एक होस्ट कंप्यूटर नीडेड है, ठीक है, या डेवलपमेंट कंप्यूटर रिक्वायर्ड है। सो दिस इज़ द हार्ट ऑफ द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है IDE का, ठीक है, हम कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे। सो दैट कंप्यूटर इज़ नोन एज अ होस्ट कंप्यूटर, ठीक है, जिस पे हम प्रोग्रामिंग को डेवलप करेंगे या प्रोग्राम राइट करेंगे एम्बेडेड सिस्टम के लिए। सो एन IDE इज़ द टूल नीडेड टू एक्चुअली डेवलप द प्रोग्राम। तो IDE एक टूल है जो हम प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं एम्बेडेड सिस्टम के लिए। सो दिस टूल इज़ इंस्टॉल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द होस्ट कंप्यूटर। तो होस्ट कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक लिनक्स, विंडोज़, ठीक है, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम IDE के टूल को इंस्टॉल करेंगे। फॉर एग्जांपल KL माइक्रोविजन जो विंडो बेस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड प्रोडक्ट। सो सिमिलर टूल इज़ नीडेड फॉर द हार्डवेयर डिज़ाइन, और सेम टूल हम यूज़ करेंगे हार्डवेयर डिज़ाइन के लिए भी। सो इट इज़ नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन EDA। तो हार्डवेयर डिज़ाइन के लिए जो टूल यूज़ होगा वो होगा EDA, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन, जिसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं हार्डवेयर के एंड वी कैन सिमुलेट इट इन द सॉफ्टवेयर। सो फॉर दैट EDA इज़ यूज एंड फॉर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम वी यूज़ द IDE। सो अनदर रिक्वायरमेंट इज़ फॉर द हार्डवेयर इमुलेटर टूल फॉर द डिबगिंग ऑफ द सिस्टमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिबगिंग होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पे हार्डवेयर का इमुलेटर लगेगा, ठीक है। तो इमुलेटर एक सिंपली हार्डवेयर है जो हम कनेक्ट करेंगे, जो हमारा PCB है जिस पे माइक्रो कंट्रोलर एंड डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। तो उसको कनेक्ट करने के लिए डिबगिंग पर्पस मीन्स टेस्टिंग के लिए वी यूज़ द इमुलेटर। सो द टूल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द टारगेट हार्डवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। तो ये जो टूल्स है ये वर्क करेंगे टारगेट के लिए। टारगेट मीन्स जो माइक्रो कंट्रोलर हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर फैमिलीज़ में डिफरेंट मॉडल्स है, हर मॉडल का फीचर जो डिफरेंट है, ऑलरेडी हमने लास्ट सेक्शन में उसको स्टडी किया है, ठीक है। तो ये जो टूल्स सिलेक्ट होंगे ये बेस होंगे टारगेट के ऊपर, ठीक है। सो हियर फिगर शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो IDE का ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे शो किया है जिसमें IDE टूल है जो हम होस्ट कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर, दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। EDA टूल, ठीक है, जो इमुलेटर है, ठीक है। सो देयर इज़ अ होस्ट PC इज़ देयर
तो होस्ट पीसी में हम यहाँ पे आईडी इंस्टॉल करेंगे एंड ईडीए एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसमें हम हार्डवेयर कंपोनेंट को इंस्टॉल करके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंस्टॉल होंगे होस्ट पीसी में। देन टारगेटेड बोर्ड मीन्स पीसीबी, जो हमारा प्रोडक्ट का हार्डवेयर होगा जिसमें माइक्रो कंट्रोलर एंड डिफरेंट सेंसर्स और द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड। सो टू कनेक्ट दैट target board with this host PC, we require the emulator for the connection purpose between the host PC and this targeted board. Then PCB fabrication files are in the programming tool. So this is the block diagram of embedded system development environment. तो इतने सारे components यहाँ पे required है एक embedded system को develop करने के लिए. Then we'll see one by one in detail. So in case of embedded development context, IDE stand for the target processor, specific development and environment. तो IDE जो है वो एक टारगेट प्रोसेसर के लिए वर्क करेगा। सपोज हम अगर यहाँ पे 8051 यूज़ कर रहे हैं एटमेल कंपनी का, ठीक है, तो दैट इज़ द टारगेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। सो IDE पैकेज जनरली कंटेन्स द टेक्स्ट एडिटर, जिसमें टेक्स्ट एडिटर होता है IDE में, ठीक है, दैट इज़ यूज टू एडिट द सोर्स कोड। जो हम सी में यहाँ पे जो कोड लिखेंगे उसके लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लगेगा जो कि इनबिल्ट है, ठीक है, IDE में। देन क्रॉस कंपाइलर इज़ नीडेड, सेकंड वन। देन लिंकर दैट विल फॉर्म द सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल बाय लिंकिंग द अदर फाइल्स इन द प्रोग्राम। एंड लास्ट वन इज़ द डिबगर फॉर डिबगिंग पर्पस ऑफ द प्रोग्राम। एंड इम्यूलेटर इज़ देयर, ठीक है। तो इम्यूलेटर जो है वो हम जो पीसीबी डेवलप करेंगे दैट पीसीबी इज़ कनेक्टेड विद आवर IDE बाय द यूज़ ऑफ इम्यूलेटर। सो दीज आर द डिफरेंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ द एम्बेडेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। So this figure shows the Keil Microvision 5 integrated development environment, which is the IDE tool. So Keil is a third party software which is used as a IDE for the program development of the embedded system. तो उसका यहाँ पे जो फ्रंट व्यू है सॉफ्टवेयर का वो यहाँ पे शो किया है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रोजेक्ट विंडो है, बॉटम साइड में जो आउटपुट विंडो है जहाँ पे हम आउटपुट चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन राइट हैंड साइड में टेक्स्ट एडिटर है एंड on the top side there is a menu bar. So that is the front end of the Keil Microvision 5 as a IDE. So this IDE consists of the project window, consists of the register view, menu bars, text editor window and a output window. So we working with this Microvision. So there are basic steps in by using the Microvision 5 are given in this chapter 5 in the example. So they are discussed briefly as follows. तो लास्ट सेक्शन में हमने केल माइक्रोविजन के जो वर्किंग स्टेप्स है वो भी स्टडी किए थे, ठीक है, बट सेम हमें यहाँ पे भी स्टडी करना है बट इन डिटेल। सो स्टेप 1 जो है जिसमें हमें क्रिएट करना है न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें केल माइक्रोविजन जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है होस्ट कंप्यूटर में। आफ्टर दैट विल ओपन इट, ठीक है। तो ओपन करने के बाद हमें क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। देन सिलेक्ट द डिवाइस फॉर टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टारगेटेड डिवाइस सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे बॉटम में जो है वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगा, ठीक है। फर्स्ट सिलेक्ट द वेंडर हु इज़ मैन्युफैक्चर द चिप फॉर द डिज़ाइन, ठीक है। तो वेंडर सिलेक्ट करना है हमें, जैसे हमने देखा कि एटमेल, इंटेल, ठीक है, फिलिप्स, अलग अलग वेंडर से जो माइक्रो कंट्रोलर कि जो डिफरेंट मॉडल्स है उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपली वेंडर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। डिवाइस हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डिवाइस हमने सिलेक्ट किया है 89C5180, ठीक है। तो 80 फॉर एटमेल, 89C51 इज़ द मॉडल नंबर ऑफ दिस माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। राइट हैंड साइड में उसके जो फीचर्स है डिस्क्रिप्शन में वो आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने इन डिटेल लिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल एटमेल, देन चूज द टारगेट प्रोसेसर एग्जैक्ट नंबर विच विल बी डिस्प्ले आफ्टर सिलेक्शन ऑफ वेंडर, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पे। सो दिस इज़ द स्क्रीनशॉट फॉर द टारगेट CPU सिलेक्शन फॉर केल माइक्रोविजन 5 एज अ IDE. देन वी प्रोसीड टू द
स्टेप 2. सो इन स्टेप 2 वंस द टारगेट प्रोसेसर इज सिलेक्टेड, तो एक बार हमने टारगेट प्रोसेसर को या कंट्रोलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद आईडी विल ऑटोमेटिकली ऐड द रिक्वायर्ड स्टार्टअप कोड. ठीक है, तो जो आईडी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्टअप कोड को ऐड कर देगा प्रोजेक्ट में. ठीक है, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. सो हियर कॉपी द स्टार्टअप A51 टू द प्रोजेक्ट फोल्डर एंड ऐड द फाइल टू द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है येस और नो. सो आफ्टर एडिंग द स्टार्टअप फाइल, क्रॉस कंपाइलर विल ऐड द कोड जनरेटेड बाय द स्टार्टअप फाइल ऑन द टॉप ऑफ द कोड जनरेटेड टू द मेन फंक्शन. तो यहाँ पे येस को क्लिक करना है. ठीक है, देन द स्टार्टअप कोड कंटेन्स द डिफ़ॉल्ट नेसेसरी इनिशियलाइजेशन फ्रॉम फॉर एग्जांपल स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइजेशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टअप फाइल्स है वो यहाँ की जो कोड्स है वो मेन फंक्शन में यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. ठीक है, जस्ट लाइक अ स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइजेशन. Then the target group with the name that is target1 is automatically created under the file section of the project window. जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा प्रोजेक्ट विंडो, यहाँ पे target1 ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा आफ्टर एडिंग द स्टार्टअप फाइल्स. एंड द target1 कंटेन्स द सोर्स ग्रुप एंड स्टार्टअप फाइल. तो टारगेट में दो फाइल से एक सोर्स ग्रुप एंड स्टार्टअप 51 जो हमने ऐड कर दिया है. ठीक है, so that is the screenshot of project window with the target created and the startup files added. तो ये हम प्रोजेक्ट विंडो में देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. that is in the front window of the scale microvision IDE. then we'll proceed to step 3. then add a new file to the project. so one method is to click on the file and then click on the new option. so now a text file will be created. so that is a new text file. इट नीड्स टू बी सेव एंड देन एडेड टू द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो जो हमें कोड लिखना है वो सी में लिखना है, सी लैंग्वेज में. तो इसके लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट फाइल ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें न्यू टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है फाइल ऑप्शन में जाके मेन्यू बार के. ठीक है, एंड इन दैट टेक्स्ट फाइल वी कैन राइट द आवर कोड एंड दैट नीड्स टू बी सेव विद द एक्सटेंशन एज अ .c. सो आफ्टर अनदर मेथड विल बी अ राइट क्लिक ऑन द सोर्स ग्रुप एंड डायरेक्टली ऐड द न्यू सी फाइल. तो सेकंड जो मेथड है हम यहाँ पे सोर्स ग्रुप पे राइट क्लिक करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऐड अ न्यू सी फाइल. ठीक है, तो वो भी क्लिक करके हम यहाँ पे सी फाइल को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, एंड उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो .c होगा. मीन्स .c से हमें उसे सेव करना है. सो नाउ द फाइल इज़ एडिटेड एंड हेडर फाइल इज़ reg51.h. ठीक है, तो उस टेक्स्ट फाइल में हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा. सो विच इज़ नीडेड इन द सी प्रोग्राम. सो दिस इंक्लूड्स ऑल द टारगेट स्पेसिफिक डिक्लेरेशन फॉर 8051 फैमिली. ठीक है, तो यहाँ पे हैश इंक्लूड reg51.h दैट इंक्लूड्स द हेडर फाइल इन दिस टेक्स्ट एडिटर. ठीक है, तो जो भी टारगेट स्पेसिफिक डिक्लेरेशंस होंगे लाइक पोर्ट्स एंड आउटपुट्स, तो वो सब इंसर्ट हो जाएंगे यहाँ पे हमारे सी प्रोग्राम में. ठीक है, सो द स्टैंडर्ड हेडर फाइल कैन बी यूज. सो दे हैव द डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दैन द स्टैंडर्ड सी इम्प्लीमेंटेशन. वो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है कि नॉर्मल सी लैंग्वेज में एंड एम्बेडेड सी लैंग्वेज में डिफरेंस है. ठीक है, तो दोनों के जो लाइब्रेरीज है वो अलग अलग है. बिकॉज इन एम्बेडेड प्रोग्राम वी यूज़ द सेंसर्स दैन एक्चुएटर एंड द पोर्ट्स. So here one example is given. So in this screenshot a C file is added to the project that will show the hello world message. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली एक hello world message को हमने प्रिंट किया है. ठीक है, by using the C programming. So the programming implements the modular approach. So only one file is in the source group that can have the main function. ठीक है, तो यहाँ पे source group में हमने जो hello world.c ये फाइल जो है ये हम यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो आप, जो टेक्स्ट एडिटर में हमने कोड एडिट किया है. ठीक है, जिसमें हमने सी का लाइब्रेरी इंक्लूड किया है. हैश इंक्लूड studio.h जो हेडर फाइल है सी लैंग्वेज के लिए वो इंक्लूड किया है. एंड वी यूज़ द printf फंक्शन. सो इन दैट hello world is written. सो मोर देन वन फाइल कंटेनिंग द मेन फंक्शन विल बी रिजल्ट एज अ एरर. तो मीन्स एक से ज़्यादा हम मेन फाइल यहाँ पे जो void main फंक्शन है उसको हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. ओनली अ सिंगल फाइल इज
use. So the result of this, it will print the hello world in the output window. Then we proceed to the next step, that is the step 4. So target must now be configure. ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट कॉन्फ़िगर हो चुका है. फॉर द टारगेट कॉन्फ़िगरेशन देन गो टू द टारगेट प्रॉपर्टीज and by using the pop-up menu shown in the below, so there is the option. So device configuration is already done at the time of device selection. तो डिवाइस के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा जब हम डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे. जो हमने स्टेप 1 में डिवाइस सिलेक्ट किया था 8089C51. ठीक है, सो नाउ सिलेक्ट द टारगेट टैब एंड कॉन्फ़िगर द फॉलोइंग. Choose the chip or external ROM if external code memory is used. Specify the starting and ending address. अगर हम external ROM अगर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका starting and ending address यहाँ पे देना ज़रूरी है. ठीक है, अदरवाइज सिलेक्ट द क्लॉक फ्रिक्वेंसी फॉर द डिज़ाइन सिस्टम. तो यहाँ पे 8051 के लिए जो डिफ़ॉल्ट क्लॉक फ्रिक्वेंसी वो 12 मेगाहर्ट्ज़ है. ठीक है, सो द टिपिकल वैल्यू विल बी 6 मेगाहर्ट्ज़ और 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ और 12 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, तो इन तीनों में से हम कोई भी क्लॉक फ्रिक्वेंसी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. देन आउटपुट टैब होल्ड्स द सेटिंग फॉर आउटपुट फाइल जनरेशन फ्रॉम द सोर्स कोड एंड द सोर्स फाइल कैन बी आइदर कन्वर्टेड इनटू द एग्जीक्यूटेबल हेक्सा फाइल और द लाइब्रेरी फाइल. ठीक है, तो हमें यहाँ पे उसका एक हेक्साडेसिमल हेक्स फाइल क्रिएट करना ज़रूरी है. ठीक है, जो कि हम माइक्रो कंट्रोलर के रोम में सेव करेंगे. ठीक है, जो कि हमारा टारगेटेड डिवाइस होगा. सो इन दिस स्क्रीनशॉट इट विल शोज द चूजिंग ऑप्शन फॉर द टारगेट. तो टारगेट 1 पे हमें राइट क्लिक करना है एंड जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन फॉर टारगेट 1, उस पर हमें क्लिक करना है. देन उसमें हम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज़ है, ठीक है, ऑसिलेटर के जो अभी हमने देखा 6 मेगाहर्ट्ज़, 11 मेगाहर्ट्ज़ एंड 12 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, वो हम पुटअप कर सकते हैं एंड हेक्स फाइल का हम वहाँ पे पाथ दे सकते कि कहाँ पे हमें उसको सेव करना है. तो वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट फिगर में. सो दिस फिगर शोज द टारगेट ऑप्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे मेनू बार में अलग अलग ऑप्शंस है. ठीक है, तो यहाँ पे हम आउटपुट, टारगेट, ठीक है, देन जो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है माइक्रो कंट्रोलर के लिए. देन क्लिक ऑन द दिस आउटपुट ऑप्शन. सो दैट इज़ द आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन फॉर माइक्रो कंट्रोलर. सो इन दैट क्लिक ऑन द क्रिएट हेक्स फाइल. ठीक है, अगर हमें हेक्स फाइल क्रिएट करना है जो कि हमें एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर के रोम में सेव करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट हेक्स फाइल पे हमें क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट वी क्लिक ऑन द दिस ओके और वी कैन सिलेक्ट द फोल्डर फॉर द ऑब्जेक्ट. मीन्स हमें जहाँ पे उसको सेव करना है. ठीक है, तो वो पाथ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो इसके बाद यहाँ पे हेक्स फाइल जो कोड हमने लिखा है .c में, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो मशीन फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली एंड दैट कैन बी सेव इन टू द ROM ऑफ द 8051 माइक्रो कंट्रोलर. Then in step 4, the compiling and debugging of the target program can be done by using the build option. ठीक है, तो उसके बाद हमें टारगेट बिल्ड करना है. सो दिस विल कन्वर्ट द कोड रिटन इन एम्बेडेड सी इनटू द मशीन लैंग्वेज. ठीक है, तो जैसे हम बिल्ड टारगेट करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस में जो हमने कोड लिखा है एम्बेडेड सी में, ठीक है, जो हायर लेवल लैंग्वेज है उसको यहाँ पे असेंबलर कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, जो कि हेक्साडेसिमल कोड होगा. ठीक है, एंड द आउटपुट विंडो आफ्टर बिल्डिंग द टारगेट ऑफ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इज शोन इन दिस फिगर. सो दैट विल द बिल्ड आउटपुट फॉर द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, जिसमें हमें आउटपुट जो विंडो है जो हमने फर्स्ट जो स्क्रीनशॉट देखा. ठीक है, तो आउटपुट विंडो जो है वो बॉटम में है. ठीक है, दैट इज़ द केल माइक्रोविजन ID सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इसमें हमें यहाँ पे एरर्स, वार्निंग्स, ठीक है, देन टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द कोड, देन प्रोग्राम साइज. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें शो होगा एंड हियर द प्रोसेस इज ऑल्सो शोन, दैट इज असेंबलिंग द स्टार्टअप A.51, कंपाइलिंग द hello world.c. ठीक है, जो हमने hello world.c पे
फाइल सेव किया था सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये सब हमें बिल्ड आउटपुट में शो होगा एट द बॉटम ऑफ द फ्रंट विंडो। अगर यहाँ पे कोई वार्निंग से या एरर से, ठीक है, कोई लाइन में एरर है तो यहाँ पे शो होगा क्लियरली, ठीक है। तो उसमें हम जाके वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं एंड देन विल सेव दैट चेंजेस एंड अगेन build the target. So these changes are applicable to our code. So these are the standard step for this IDE tool, which is a Keil Microvision 5. Then the next main topic of syllabus is the types of file on the cross compilation, ठीक है। तो जो क्रॉस कंपाइलेशन प्रोसेस होता है उसमें जो अलग अलग फाइल्स क्रिएट होती है, ठीक है, तो वो फाइल्स का हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है इस सेक्शन में। देन इन क्रॉस कंपाइलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड रिटन इन द हायर लेवल लैंग्वेज टू द टारगेट प्रोसेसर और कंट्रोलर अंडरस्टैंडेबल मशीन कोड, ठीक है। तो क्रॉस कंपाइलेशन एक प्रोसेस है जिसमें सोर्स कोड जो कि हमने हायर लेवल लैंग्वेज, जो कि हमने सी लैंग्वेज में लिखा है, दैट इज .c एक्सटेंशन से हमने जो टेक्स्ट एडिटर में फाइल लिखा है, ठीक है, तो वो एक सोर्स कोड है। तो उसको वो कन्वर्ट करेगा क्रॉस कंपाइलर मशीन कोड में, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो एक डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, तो वो सिर्फ जो डिजिटल डेटा है, ठीक है, दैट इज़ अ मशीन कोड, तो उसी को अंडरस्टैंड कर पाएगा। इसीलिए हमें हायर लेवल लैंग्वेज को या सोर्स कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में, ताकि माइक्रो कंट्रोलर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके। सो द कन्वर्जन इज़ डन बाय द सॉफ्टवेयर टूल, दैट इज़ IDE टूल ऑन द होस्ट कंप्यूटर। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन करेगा? सॉफ्टवेयर टूल, ठीक है, जो कि IDE है, जो हम होस्ट कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे हम केल माइक्रोविजन यूज़ कर रहे हैं, सो इट हैज़ द इनबिल्ट क्रॉस कंपाइलर, ठीक है। तो जो IDE का जो सॉफ्टवेयर टूल है वही कन्वर्ट करेगा इसको सोर्स कोड से मशीन कोड में। सो द सॉफ्टवेयर परफॉर्मिंग द टास्क इज एक्चुअली द by the cross compiler. So if the source code is written in the assembly language specific to the target processor or controller is written in assembly language, then conversion is done by the program called as a cross assembler, ठीक है। अगर हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, टारगेट डिवाइस के लिए, तो यहाँ पे क्रॉस असेंबलर यूज़ होगा जो कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। But in case of higher level language we use the cross compiler. So the task of cross compiler or cross assembler is carried out through the different steps. So in the process it will generate the different types of file. तो इस तरह से क्रॉस कंपाइलर जो हायर लेवल लैंग्वेज में को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, ठीक है, एंड क्रॉस असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस डिफरेंट फाइल्स आर जनरेटेड, जिसका लिस्ट यहाँ पे दिया है। सो टोटल 5 फाइल्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग द क्रॉस कंपाइलेशन प्रोसेस। तो सबसे फर्स्ट फाइल जो है वो लिस्ट फाइल है, ठीक है, उसका एक्सटेंशन है .lst। सेकंड जो है वो प्री प्रोसेसर आउटपुट फाइल है। थर्ड फाइल विल बी द ऑब्जेक्ट फाइल, इट हैज़ द एक्सटेंशन ऑफ .obj। फोर्थ फाइल इज़ अ मैप फाइल एंड द फिफ्थ फाइल इज़ अ हेक्स फाइल, दैट इज़ एक्सटेंशन इज़ .hex, ठीक है, जो हमने लास्ट सेक्शन में स्टडी किया है हेक्स फाइल क्रिएट करना। सो विल स्टडी वन बाय वन इन डिटेल। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द लिस्ट फाइल विद द एक्सटेंशन ऑफ .lst। सो इन लिस्टिंग फाइल इज जनरेटेड ड्यूरिंग द क्रॉस कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो लिस्टिंग फाइल जो है वो क्रॉस कंपाइलेशन प्रोसेस में जनरेट होता है। सो दिस कंटेन्स द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्रॉस कंपाइलेशन प्रोसेस। तो इसमें अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन होता है क्रॉस कंपाइलेशन प्रोसेस का, ठीक है। सो द डिटेल्स अबाउट द लिस्टिंग फाइल इज गिवन हियर। सो इट विल कंटेन्स द क्रॉस कंपाइलर डिटेल्स, फॉर्मेटेड सोर्स टेक्स्ट दैट इज C code, assembly code generated, symbol tables are included in this list file. So we'll see one by one. So first is the cross compiler details. So cross compiler details such as page header, command line use to invoke the compiler is listed in the list file, ठीक है। तो क्रॉस कंपाइलर्स के जो डिटेल्स है, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे एक फाइल जनरेट होगा लिस्ट फाइल में। सेकंड जो है वो फॉर्मेटेड सोर्स टेक्स्ट दैट इज C code. So that is source code listing has the line numbers,
देन सोर्स कोड रिटर्न इन दैट लाइन, ठीक है। तो जितने कोड्स में हम लाइन्स यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये लाइन नंबर्स भी यहाँ पे डिनोट होंगे। सो द क्रॉस कंपाइलर डायरेक्टिव्स कैन बी यूज टू इंक्लूड एंड एक्सक्लूड द कंडीशनल स्टेटमेंट फ्रॉम द सोर्स कोड। तो अगर कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने यूज़ किए, इफ एल्स, व्हाइल लूप, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। थर्ड इज़ द असेंबली कोड जनरेटेड, so it contains the assembly code generated by the cross compiler for C code that is included in this list file. Fourth one is the symbol table, so information about the various symbol present in cross compiler C file। तो जो अलग अलग सिम्बॉल्स यूज़ होंगे क्रॉस कंपाइलर C फाइल में, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो सिम्बॉल टेबल्स में डिनोट होगा। सो दैट इज़ द नेम ऑफ सिम्बॉल इज़ गिवन हियर, दैट इज़ क्लास, MS स्पेस, टाइप, ऑफसेट। तो ये अलग अलग जो सिम्बॉल्स है दैट कैन बी लिस्टेड इन दिस सिम्बॉल टेबल। नेक्स्ट इज द मॉड्यूल इंफॉर्मेशन, सो इट प्रोवाइड द साइज ऑफ इनिशियलाइज एंड अनइनिशियलाइज मेमोरी एरियाज डिफाइंड बाय सोर्स कोड, ठीक है। तो सोर्स कोड के लिए यहाँ पे जो मेमोरी इनिशियलाइज होगा, ठीक है, या अनइनिशियलाइज होगा, ठीक है, तो वो मेमोरी एरियाज को यहाँ पे ये डिनोट करेगा मॉड्यूल इंफॉर्मेशन। And the next one is the error and warnings. So this section contains the information about the errors encountered during the execution of program। तो जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अगर उसमें कोई एरर्स या वार्निंग्स है, सो दैट कैन बी शोन टू द यूज़र, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिस्ट फाइल में इंक्लूड होगा। Second type of file generated during the cross compilation process is the preprocessor output file। So the preprocessor output file is generated during the cross compilation, usually contains the preprocessor output for the preprocessor instruction used in the source file। तो preprocessor output file में जो है जनरली preprocessor outputs के जो instructions होंगे, ठीक है, जो source file में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, so that can be noted। So they are mainly used for the verifying the operation of macros and conditional processor directives। So preprocessor output file is always a valid C source file। तो preprocessor output file में एक valid C source file यहाँ पे create होंगी and the extension is the compiler specific। तो preprocessor output file का जो extension होगा वो depend होगा compilers पे, ठीक है। तो अलग अलग IDs के लिए अलग अलग compilers है, तो उनके extension जो है वो different है। Third type of file will be a object file। So cross compilation and assembling converts the various code files into the object file। तो क्रॉस कंपाइलेशन एंड असेंबलर्स में जो अलग अलग कोड फाइल्स है वो ऑब्जेक्ट फाइल्स में यहाँ पे क्रिएट होता है। सो द फॉर्मेट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल डिपेंड अपॉन द क्रॉस कंपाइलर। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा ऑब्जेक्ट फाइल का वो क्रॉस कंपाइलर पे डिपेंड होगा। सो C51 क्रॉस कंपाइलर सपोर्ट्स द OMF51 फॉर्मेट। तो जो माइक्रो कंट्रोलर है 8051 दैट इज़ C51, तो इसका जो क्रॉस कंपाइलर वो सपोर्ट करता है OMF टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट, सो दैट इज़ OMF51। सो ऑब्जेक्ट फाइल इज़ अ स्पेशली फॉर्मेटेड फाइल विच हैज़ द डेटा रिकॉर्ड फॉर सिम्बॉलिक इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट कोड, डिबगिंग इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी रेफरेंसेस, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट फाइल में यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड्स, सिम्बॉलिक इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट कोड, जो डिबगिंग इन्फॉर्मेशन होगा, लाइब्रेरीज के जो रेफरेंसेस है जो हम यूज़ कर रहे हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे डिनोट होंगे ऑब्जेक्ट फाइल में। ऑल्सो द डिटेल्स आर रिजर्व मेमोरी फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स। जो भी ग्लोबल वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम में, ठीक है, तो उसके लिए जो मेमोरी स्पेस रिजर्व रखना पड़ेगा रैम में, वो भी यहाँ पे डिनोट होगा। पब्लिक सिम्बॉल नेम्स, ठीक है, जो सिम्बॉल्स हम कोडिंग में यूज़ करेंगे, देन एक्सटर्नल सिम्बॉल्स, library files and debugging information। So all these details are included in this object file। Then the fourth type of file is the map file। So if there are multiple source file in the project, so each compiled source file will create the object file। अगर यहाँ पे मल्टीपल सोर्स फाइल क्रिएट किए हमने एक प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो जो कंपाइलेशन प्रोसेस में सोर्स फाइल इज़ क्रिएटेड इनटू द सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल। तो अलग अलग सोर्स फाइल कंबाइन होके यहाँ पे या कंपाइल होके यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्म होगा। सो द ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएटेड
डू नॉट हैव द फिक्स प्लेस इन द कोड मेमोरी। तो जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसका जो यहाँ पे प्लेस होगा मेमोरी में, कोड मेमोरी में, वो फिक्स नहीं है, इट इज़ अ डायनामिक स्पेस। सो दे हैव टू बी लिंक टू द अदर ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड दिस टास्क इज़ डन बाय द लिंकर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो अदर ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, मीन्स लिंक होगा, और ये टास्क यहाँ पे लिंकर प्रोसेस करेगा। ठीक है, सो द मैप फाइल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंक एंड लोकेट प्रोसेस एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेपरेट सेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से मैप फाइल में लिंक एंड लोकेट प्रोसेस का जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो इसमें डिनोट होगा एंड अलग अलग सेक्शंस के लिए ये सेपरेट होगा। सो द डिफरेंट सेक्शंस आर पेज हेडर, कमांड लाइन, सीपीयू डिटेल, इनपुट मॉड्यूल्स, मेमोरी मैप, इंटर मॉड्यूल क्रॉस रेफरेंसेस। तो ये अलग अलग सेक्शंस है। सो फर्स्ट विल सी द पेज हेडर, इट इंडिकेट्स द लिंकर वर्जन नंबर, डेट, टाइम एंड पेज नंबर, जिसमें लिंकर का जो वर्जन नंबर होगा मीन सॉफ्टवेयर वर्जन, ठीक है, डेट, टाइम एंड पेज नंबर इसमें डिनोट होगा। सेकंड, कमांड लाइन दैट रिप्रेजेंट द एंटायर कमांड लाइन दैट वाज यूज फॉर इन्वोकिंग द लिंकर। सीपीयू डिटेल, डिटेल्स अबाउट द टारगेट सीपीयू, जो हम माइक्रो कंट्रोलर या प्रोसेसर यूज़ करेंगे दैट इज़ द टारगेट सीपीयू, तो उसके जो डिटेल्स है लाइक इंटरनल, एक्सटर्नल एंड पेज डेटा मेमोरी, ये सब सीपीयू डिटेल्स में नोट होगा। इनपुट मॉड्यूल, नेम द ऑल द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स, लाइब्रेरी फाइल्स, मॉड्यूल्स इंक्लूडेड इन द लिंकिंग प्रोसेस। तो लिंकिंग प्रोसेस में जितने ऑब्जेक्ट फाइल्स है, लाइब्रेरीज फाइल्स यूज़ होंगे, मॉड्यूल्स, ठीक है, तो ये सब डिनोट होंगे यहाँ पे इनपुट मॉड्यूल फाइल में। नेक्स्ट इज द मेमोरी मैप। सो स्टार्टिंग एड्रेस, लेंथ, रीलोकेशन टाइप, नेम ऑफ ईच सेगमेंट इन द प्रोग्राम, तो ये सब डिनोट होगा यहाँ पे मेमोरी मैप के अंडर। देन इंटर मॉड्यूल क्रॉस रेफरेंसेस, इन दैट सेक्शन नेम, मेमोरी टाइप, कौन से टाइप का मेमोरी यूज़ हो रहा है, देन नेम ऑफ द मॉड्यूल्स विच इज़ डिफाइंड फॉर द ऑल द मॉड्यूल्स इन विच इट इज़ एक्सेस। देन प्रोग्राम साइज, द साइज ऑफ वेरियस प्रोग्राम एरियाज एज वेल एज कॉन्स्टेंट कोड स्पेस फॉर द एंटायर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटायर प्रोग्राम साइज़ होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे डिनोट होगा मेमोरीज में, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट एंड जो कोड स्पेस रिक्वायर्ड है फॉर एंटायर एप्लीकेशन, सो दैट कैन बी अ सेव इनटू दिस प्रोग्राम साइज। एंड लास्ट वन इज द वार्निंग्स एंड एरर्स। सो वार्निंग एंड एरर जनरेटेड ड्यूरिंग द लिंकिंग प्रोग्राम इज डिनोटेड इन दिस वार्निंग एंड एरर सेक्शन। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट मैपिंग फाइल्स इन द cross compilation process, and the last file generated during the cross compilation process is the hex file. So hex file is the binary executable file created from the source code. तो hex file जो एक binary executed file है, जो कि एक machine code file है, ठीक है, जिसे हम generate करेंगे या create करेंगे from source code. So the final or absolute object file is converted into the processor understandable binary file. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट फाइल है उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रोसेसर अंडरस्टैंडेबल बाइनरी फाइल। जैसे हमने डिस्कस किया कि माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर जो है वो एक डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, जो एक मशीन कोड को ही अंडरस्टैंड करता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कोड के, तो दैट इज़ अ हेक्स फाइल। सो द यूटिलिटी यूज टू डू दिस जॉब इज़ नोन एज द ऑब्जेक्ट टू हेक्स फाइल कन्वर्टर। इसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू हेक्स फाइल कन्वर्टर यूज़ होगा। हेक्स फाइल हैव द डिफरेंट फॉर्मेट फॉर डिफरेंट प्रोसेसर फैमिलीज। तो हेक्स फाइल का जो फाइल फॉर्मेट है वो अलग अलग है अलग अलग प्रोसेसर फैमिलीज़ के लिए। लाइक इंटेल हेक्स, मोटरोला हेक्स आर द टू कॉमन फॉर्मेट यूज इन द एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन। तो जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर या वेंडर्स है माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए, लाइक इंटेल और मोटरोला, ठीक है, तो इनका जो हेक्साडेसिमल फाइल्स होगा तो ये फॉर्मेट्स डिफरेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेल हेक्स फाइल का यहाँ पे एग्जांपल दिया है। इट कंटेन्स द सेमीकॉलम दैट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ एवरी इंटेल हेक्स फाइल। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन्स फॉर रिकॉर्ड द लेंथ फील्ड रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेटा बाइट्स इन द रिकॉर्ड। 4 times A that is the address field represent the starting address of subsequent data. TT for hex record type, DD for data field represent the 1 byte data.
सो 1 बाइट मीन्स 8 बिट डेटा सिंपली। तो इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे dd फील्ड का यूज़ होता है इन इंटेल। cc इज़ यूज फॉर द चेकसम, तो एरर चेकिंग के लिए जो चेकसम बिट्स हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे cc यूज़ होता है। सो इन लास्ट द इंटेल हेक्स फाइल फॉर्मेट इज़ गिवन, इट कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट डेटा फील्ड्स इन दिस फाइल फॉर्मेट। देन विल सी द मोटरोला हेक्स फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोटरोला है वो एक वेंडर है जो यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पे फॉर्म करता है या मैन्युफैक्चर करता है। सो सिमिलर टू द इंटेल हेक्स, मोटरोला हेक्स आल्सो हैज़ अ ASCII कोड फाइल वेयर हेक्स फाइल डेटा इज़ रिप्रेजेंट इन द ASCII फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोटरोला हेक्स फाइल में ASCII कोड, दैट इज़ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। सो इसमें जो हेक्स डेटा है वो रिप्रेजेंट होता है ASCII फॉर्मेट में। सो इन दैट ईच रिकॉर्ड हैज़ अ हेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट द मशीन लैंग्वेज कोड। तो इसमें जो रिकॉर्ड्स है वो हेक्स नंबर है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर्स, जो कि एक मशीन लैंग्वेज कोड है। सो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स कंसिस्ट इन दिस मोटरोला हेक्स फाइल। फर्स्ट वन इज द SOR, दैट इज द स्टार्ट ऑफ record in long form, so that is ASCII character S is used to denote this start of record, that is SOR. Then next is the RT field, so that is known as a record type. So different record types like header, data, end of data record, that can be identify this field RT. Third one is the length field, so count the number of character pairs in the record, ठीक है। तो कितने कैरेक्टर पेयर्स यूज़ हुए, ठीक है, रिकॉर्ड के लिए, तो उसका लेंथ यहाँ पे डिनोट होगा। नेक्स्ट फील्ड इज द स्टार्ट एड्रेस, एक्सेस द फील्ड रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो हर मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है, सो दैट कैन बी डिनोटेड हियर। देन नेक्स्ट इज द कोड और डेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ dd, सो रिप्रेजेंट द 1 बाइट डेटा टाइप, number of record is given by this field. And last one is the checksum, so represent the checksum of the record. And here the Motorola hex file format is given, it consists of all these field जो हमने यहाँ पे डिटेल स्टडी किया है, that is from SOR to the checksum. So this will end the study of different types of file generated during the cross compilation process. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिसअसेंबलर एंड डिकम्पाइलर का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।